जावेद साहब, हमारे ऊपर जब किताब लिखी जाती है तो अक्सर हम लिखने वाले के साथ बैठते हैं कि भाई लिख क्या रहे हो, बता तो दो। कई ऐसी चीज़ें होती हैं जब आपको लगता है कि नहीं ये मत लिखिए, दर्द बोला तो सुनाई देगा, वो मत लिखिए, वो पता नहीं कैसे किस तक पहुँचे। न जाने कितनी किताबें आपके ऊपर लिखी जा चुकी हैं, आपने खुद भी किताबें लिखी हैं, और ख़ास तौर से अगर इस किताब की के मुतालिक बात करें तो क्या ये किस हद तक आपकी ज़िंदगी में झांकने में ये किताब सक्सेसफुल रही है? देखिए, जैसा कि शबाना जी ने कहा, वैसे तो वैसे ही तरह से एम्बैरेसिंग होता है आदमी अपने बारे में लिखी हुई किताब के बारे में बात करे, लेकिन ये कि ये एक वाकई कोलाज है। और ये मैं दाद दूंगा अरविंद जी की मेहनत का कि कहाँ कहाँ किन किन लोगों से मिले। कुछ लोग जो बहुत दूर थे और कुछ लोग जो मिलते मुश्किल से हैं। सब मसरूफ़ लोग हैं मुंबई में, किसके पास वक्त है, मगर किसी न किसी तरह से उन्होंने हर इंसान से जो मेरी ज़िंदगी से गुज़रा या मैं उसकी ज़िंदगी से गुज़रा, उससे कुछ ना कुछ बात की। और वो बात, अब वो तो जो कह रहा है वो कह रहा है, मैं कौन होता हूँ ये कहने वाला कि नहीं हूँ, उससे कहिए कि ये ना कहे वो कहे, ये तो मैं नहीं कर सकता। तो वो तो उसमें तो कोई सवाल नहीं। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, उन्होंने मुझे भी इंटरव्यू किया इस किताब के लिए, तो फिर मेरे बस में था कि मैं जो चाहूँ कहूँ, जो ना कहूँ, जो दिखाऊँ जो छुपाऊँ वो मेरे हाथ था। तो और जो दूसरे बोल रहे हैं उस पर मेरा कोई हक़ नहीं होता किसी भी सेंसर का। आजकल तो हर एक के पास सेंसर का हक़ हो गया है, लेकिन ये कि मेरे पास, मैं नहीं महसूस करता कि मैं, अगर कोई मेरे बारे में राय दे रहा है तो मैं उसमें से कहूँ कि ये जुमला निकाल दीजिए, तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी उसको देखने की। मैं एक एक झलक कभी कभार ये मुझे दिखाते रहे। ये तो इंदौर में रहते हैं, कभी आते थे, लोगों से मिल के चले जाते थे बगैर मुझसे मिले, लेकिन फिर कभी जब आते थे तो कुछ दिखाते थे कि मेरा फ़लाँ से इंटरव्यू हुआ, ये बात हुई, ये बगैर तफसील में गए। तो मुझे अंदाज़ा था कि ये बहुत लंबा चौड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने आज से कोई 20 दिन पहले या 22 दिन पहले ये किताब देखी, तब मुझे समझ में आया कि ये तो इन्होंने पता नहीं कितना इतना बड़ा कैनवस बना दिया। मैं बहुत शुक्रगुजार भी हुआ और शर्मिंदा भी हुआ और डरा भी कि ये तो सबका सब सामने आ गया। अच्छा, वो आप थोड़ा महफिल गर्म कर देते हैं। आपने कहा था कि फिल्मों पे समाज एक बहुत बुरा इन्फ्लुएंस है, वो बताइए ना, बड़ी दिलचस्पी वाली बात है जो दिमाग में अटक सी गई है। वो नहीं, इसमें कोई शक ही नहीं है कि सोसाइटी जो है इज़ अ बैड इन्फ्लुएंस ऑन सिनेमा, इसमें कोई शक नहीं। उसकी वजह यह है कि जो प्रोड्यूसर है, जो डायरेक्टर है, वो फिल्म इसलिए बनाता है कि फिल्म चले। फिल्म मेन स्ट्रीम का जो दूसरे लोग हैं, पैरेलल सिनेमा या एक्सपेरिमेंटल सिनेमा या अनकन्वेंशनल सिनेमा, उसकी बात जाने दीजिए, वो तो वो बनाते हैं जो उनका दिल चाहता है। लेकिन जो कमर्शियल मेन स्ट्रीम सिनेमा है वो दुनिया में बनता है कि भाई ये लोगों को अच्छा लगे, तो उसको ये परवाह होती है कि लोगों को क्या अच्छा लगेगा। और लोग मैसेज देते हैं इनडायरेक्टली कि क्या चला और क्या नहीं चला, क्या अप्रिशिएट हुआ, क्या नहीं अप्रिशिएट हुआ। आप ये देखिए, यही मुल्क था, यही समाज था। इसमें 2 बीघा ज़मीन नाम की एक फ़िल्म बनी थी और वो फिल्म सुपरहिट फिल्म थी। 2 बीघा ज़मीन जैसी फिल्म बनाने वाले आज नहीं है, शायद कोई बना भी ले, लेकिन वो इतनी बड़ी सुपरहिट होगी इसमें मुझे शक है। वक्त था। तो किस्सा ये है कि 50s और 60s में जो हमारी मिडिल क्लास थी वो एजुकेटेड मिडिल क्लास थी। वो फर्स्ट जनरेशन एजुकेटेड नहीं थी, बल्कि 2 जनरेशन और 3 जनरेशन एजुकेटेड थी। वो एक्सटेंडेड फैमिली थी लैंडेड जेंट्री की, कि जिनके लोग गांव से ताल्लुक़ था लेकिन शहर में रहने लगे थे। वो या तो सिविल सर्वेंट्स थे या डॉक्टर्स थे या इंजीनियर्स थे या यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स थे। मिडिल क्लास में आप बग़ैर इसी किसी के काम के अर्बन मिडिल क्लास में आप दाखिल ही नहीं हो सकते। तो ये अर्बन मिडिल क्लास सिनेमा को पेट्रोनाइज करती थी। वो पढ़े लिखे लोग थे। होता क्या, इंडस्ट्रियलाइजेशन, लाइफ भी पैकेजेस देती है, हर पैकेज में कुछ अच्छा कुछ बुरा होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो बहुत से लोगों में खुशहाली आई। वो खुशहाली आई कि जो बड़ी कंपनियां होती हैं अगर साइकिल बना रही है तो साइकिल की तीलियां वो खुद नहीं बनाती, वो किसी को ठेका दे देती हैं कि तुम हमको 3 टन तीलियां हर साल दोगे। वो उस आदमी का जो टेक्नीशियन था, जो नेसेसरीली एजुकेटेड नहीं था, उसको जब ये ठेका मिला तो वो मिडिल क्लास में आ गया। अब ये आदमी फर्स्ट जनरेशन एजुकेटेड है या शायद एजुकेटेड नहीं है, सिर्फ मैट्रिक पास है। ये इतने लोग हो गए, कोई 15 करोड़ आदमी 80s में मिडिल क्लास में हिंदुस्तान में एंटर हुए। उनकी एस्थेटिक्स एजुकेटेड आदमी की एस्थेटिक्स नहीं थी।
तो चाहे वो सिनेमा हो या फिल्म के गाने हों या पॉलिटिक्स हो, वो सब चेंज हुए और उनका म्यार कुछ और हो गया, स्टैंडर्ड और एस्थेटिक चेंज हो गया। अब इनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़े, अब आप देखिए धीरे फिर 10 साल 15 साल में बच्चे तो 15-16 साल की 18 साल की उम्र में टेक ओवर कर लेते हैं थिएटर्स को, और इनकी जेब में बच्चों के पैसे भी थे। हमें तो 15 साल की उम्र में मुश्किल होता था थिएटर सिनेमा हो जाना, इनको नहीं है, इनके पास पैसा है, इनके माँ बाप के पास पैसा है तो इनके पास भी है। अब ये जो है, तो आपने देखा कि जब हमारे आदित्य चोपड़ा ने फिल्में बनाई, जब हमारे करण जौहर ने फिल्में बनाई, उसके बाद जब फरहान ने फिल्में बनाई, उसके बाद जोया ने फिल्में बनाई, तो स्टैंडर्ड कुछ और होता चला गया। ये बच्चे जो बड़े हुए थे ये पढ़े लिखे थे, तो पहले वो सोफिस्टिकेशन स्किन डीप था, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि वो गहरा होता चला जा रहा है। तो ये हर हाल में जो गाने ख़राब हुए, ज़बान ख़राब हुई, ये समाज से ख़राब हुई, हवा में थोड़ी ख़राब हो गई कि समाज तो नहायत अच्छी लैंग्वेज, लिटरेरी लैंग्वेज बोल रहा था और पता नहीं क्या हो गया गुलजार साहब को, मुझको बुरे गाने लिखने लगे हम लोग, है ऐसा नहीं है। वो ज़बान जो है समाज से चली गई, वोकैबुलरी ज़बान से चली गई। मुझे तो यंग लोग मिलते हैं, हर दूसरे जुमले पे बोलते हैं यू नो व्हाट आई मीन, तो मैं कहता हूँ नहीं, आई डोंट नो, टेल मी व्हाट यू मीन, बताओ मुझे। तो ये है, ये सब समाज के असर अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है धीरे धीरे समाज में जो कम से कम जो लोग पॉलिटिक्स में नहीं हैं वो अच्छे होते जा रहे हैं, तो वो धीरे धीरे उसको अच्छा बना रहे हैं, फिल्म बेहतर बन रही है। हाँ, ये कुछ दिनों पहले सब मैंने पूछा था उनसे कि जो इंसान ये लिख सकता है कि देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए, ये गिला है आपकी निगाहों से कि फूल भी हो दरमिया तो फासले हुए। आहा हा, क्या खूबसूरत बात है। और उसी शख्स ने लिखा, दिल में मेरे है दर्द डिस्को, दर्द डिस्को। सो बदलते समाज की यही पहचान है। उसकी मुजरिम सामने बैठी हुई हैं। कौन? मुल्जिमा फराह खान अदालत में हाजिर हो। फरहा, तो ऐसा क्यों लिखवाया? ये क्या किया है, क्या बताऊं मैं आपको, बहुत दुख भरी कहानी है, मैं आपको डिटेल बताऊंगा। तो ये सब जो है, अगेन मैं एक बात बताऊं, मजाक की बात अलग है, लेकिन वो दिल में मेरे है दर्द को आप गाने को फिल्म से निकाल के देख रहे हैं। उस गाने की सिचुएशन बड़ी अजीब थी। एक हीरो है जो चल भी नहीं सकता ठीक से, मगर वो स्क्रिप्ट सुन के कहता है इसमें एक डिस्को का गाना होना चाहिए। अब ये बेवकूफ़ी की बात, तो कहते साहब आपके तो ये फिजिकल हैंडीकैप है, इसमें कैसे हो, ड्रीम सीक्वेंस डालो, कुछ भी करो, तो गाना तो डिस्को का होना ही चाहिए। तो हमें ये कोशिश थी कि पूरा गाना मीनिंगलेस हो, मतलब इवन अंतरे में कोई मीनिंग ना निकले। दिस वॉज आवर एफर्ट कि कोई ऐसी लाइन हो, चूँकि हम ये सिचुएशन की एब्सर्डिटी को इलाज कर रहे हैं। अब आपने उसे जब अलग निकाल के आप सुनती तो कह रही है क्या दिल में मेरे दर्द डिस्को, वो वही चाहिए था सिचुएशन में, तो वो उस नैरेटिव का हिस्सा था। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.